रुको थोड़ा एसी बंद करके आते हैं। कॉपी दीजिए ना, कॉपी जिसका एनबीएफसी लिखा हुआ है। सर आपको दिए तो थे ज़ेरॉक्स। दिए थे आप? नहीं है इसमें। है। सर ये नोट्स ले ले सर। ओहो, ड्राइंग बनाया, चित्र है, सर ये लोग डिजाइनिंग करेंगे। चलो बच्चों, अभी जो अब अपना रिवीजन का एजेंडा है वो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। सी, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज का चैप्टर है ना, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो आप लोगों की बुक में इतना सारा चीज लिख कर दिया है कि मुश्किल है सब कुछ को कवर करना, और कवर करके सब कुछ को याद करके एग्जाम हॉल में जाना इज अनदर डिफिकल्ट टास्क। और उसके कंपैरिजन में हमने जो आपको नोट बनाकर दिया है ना, मेरा नोट है 26 नंबर पेज, 26, 27, 28, 29, 30। मेरा 5 पेज का नोट है। इस नोट को आपको पढ़ करके, ऑब्वियसली मैं रिवीजन करवा रहा हूं अभी, वो नहीं बोल रहा हूं मैं जो बात बोल रहा हूं वो दूसरी बोल रहा हूं कि ये जो 5 पेज का नोट है, इसको लेकिन आप लोगों को सीरियसली रीड करना चाहिए। और एग्जाम में जब आप जाएं ना, तो इसके जो थ्योरी लेक्चर्स है ना, इस 5 पेज में बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स हैं। उन लेक्चर्स को आपको याद करके या कम से कम रीड किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कोई सेमेस्टर में इन सब चीजों पे डायरेक्ट क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि एनबीएफसी इज अ हैपनिंग थिंग। जिन लोगों को बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, जिन लोगों को बैंकिंग लाइसेंस नहीं मिलता, वो लोग कंपनी बना करके, कंपनी, प्लेन कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 बना करके अपना, जिसको बोलते हैं ना नेट ओन्ड फंड, अपना पैसा, जिसको टियर 1 कैपिटल भी आप लोग बोलते हो, वो पैसा 200 करोड़ रुपया से ज्यादा अगर रख लेते हैं, जो कि बड़े फैमिली में बहुत इजी है, उनके पास तो 2-2 लाख करोड़ रुपया है, तो 200 करोड़ रुपया क्या मतलब उनके लिए। उतना रुपया रख करके एक एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है आरबीआई से कि इतना रुपया का आपका नेट ओन्ड फंड रहेगा 200 करोड़ रुपया का, तो आप एनबीएफसी के रूप में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। और बैंक वाला काम नहीं करके बस बाकी सब कुछ कर लेना, माने बैंक वाला ही काम करना है, बस डिपॉजिट लेने जनरली नहीं मिलता है। ये जो सेविंग डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट, इस तरह का डिपॉजिट लेने नहीं मिलता है। हालांकि देयर आर एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, बट वो अलग टाइप का डिपॉजिट्स होता है, उसका इस तरह का नॉर्मल सेविंग अकाउंट और वो अकाउंट खोल करके नहीं, वो जिसको बोलते हैं ना पब्लिक डिपॉजिट जो इशू नहीं करते हैं क्या, उस तरह का डिपॉजिट लेने मिलता है।
अब आप बोलेंगे सर ये एनबीएफसी का इतना कहानी क्यों है, वाई डिड यू से दैट इट्स ए हैपनिंग थिंग? द आंसर इज वन, बैंकों का डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया है पिछले 10, 15, 20 सालों में। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो मैंने आपको बोला कि मैं अगर बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को भी लोन नहीं मिलता है, बोला था ना। लेकिन एनबीएफसी है वो मेरे घर में आके मेरे को लोन देके जाएगा। 75-160 बार फोन आते हैं उनके, नहीं समझे? हमसे लोन ले लो, आपका नाम यहां सुने वहां सुने, फलाना ढिकना, लोन ले लीजिए। तो एनबीएफसी लोन देती हैं, बस उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है। नॉन बैंकिंग बट फाइनेंस कंपनीज, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी अगर एनबीएफसी की बात करो ना, बजाज फिनांस इज ऑब्वियसली द बिगेस्ट वन। नहीं, बजाज फिनांस तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी है। फिर पीरामल का एक बड़ा फिनांस कंपनी है। मैंने आपको उस दिन श्रेय इंफ्रा के बारे में मैं बोल रहा था। दीवान हाउसिंग जो डूब गया वो एक बड़ी फिनांस कंपनी है। लार्सन एंड टूब्रो का एक फिनांस कंपनी है, एल&टी फिनांस होल्डिंग बोल करके। रिलायंस कैपिटल इज ए फिनांस कंपनी विच इज डूइंग वेरी बैडली नाउ। श्रीराम ट्रांसपोर्ट बोल के एक कंपनी है, अगर आपको मालूम हो तो। मुथूट फिनांस तो मालूम होगा, एडवर्टाइजमेंट चलता है। पीरामल का भी एडवर्टाइजमेंट आता है, पीरामल फिनांस, जिसने अभी डीएचएफएल को लिया है। दीवान हाउसिंग को पीरामल ने लिया है। तो इन लोगों का फिनांस कंपनी है, दे आर डूइंग गुड। इनका एग्जैक्टली जानते हो, इनका मोडस ऑपरेंडाई बड़ा सिंपल है। ये लोग लाखों लोगों को 10-10 हजार रुपए का लोन देंगे। ये लोग 10 लोगों को 10-10 लाख करोड़ रुपए का लोन नहीं देंगे, माने 25,000 करोड़ रुपए का लोन नहीं देंगे। लाखों लोगों को 10-10 हजार रुपए का लोन देंगे। तो डूबेगा भी 1-2-5 आदमी का, तो डूबना उतना ज्यादा नहीं होगा। बैंकों में क्या होता है, एक आदमी को ही दे दिया 25,000 करोड़ का लोन। अब जैसे विजय माल्या डुबा दिया तो एक ही आदमी को बहुत बड़ा लोन दे दिए थे ना। एनबीएफसी के साथ ये डाइवर्सिफिकेशन है, उसके कारण एनबीएफसी जल्दी से नहीं डूबता है। बट सर फिर भी डूबा तो है ना, दीवान हाउसिंग भी डूबा है, और श्रेय भी, आप कल ही श्रेय के बारे में बोल रहे थे, कल परसों ही, वो भी तो डूब ही रहा है। तो उन सब का कारण सिमिलर इज द रीजन। ये लोग थोड़े बड़े टिकट साइज में काम करते थे। बजाज फिनांस एकदम छोटे टिकट साइज में काम करते, टिकट साइज समझते हो ना, एकदम छोटे टिकट साइज में काम करता है बोल के ज्यादा सेफ है ना। अगर आप बिजनेस देखेंगे ना, तो ये लोग मेनली सेविंग अकाउंट और एफडी अकाउंट खोल करके पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते, तो चीप पैसा इनको नहीं मिलता। डिपॉजिट तो एकदम चीप है, जैसे करेंट डिपॉजिट में तो बैंक ब्याज ही नहीं देता है। सेविंग डिपॉजिट में भी बैंक 2%, 3% ब्याज देता है ना। एफडी पे 5-5.5% ब्याज देता है बैंक। इनको वो वाला पैसा का एक्सेस नहीं है। किनको? एनबीएफसी को। तो या तो ये लोग अपना कैपिटल से लोन देता है पब्लिक को, या फिर लोन लेके लोन देता है। अब लोन लेके अगर लोन देगा तो बैंक से लोन लेगा और लोन देगा, उस पे ये लोग अपना कमाई करता है। अब बैंक भी इन लोगों को लोन क्यों दे? बैंक बोलता हम ही लोन दे देंगे पब्लिक को। अब जैसे गोल्ड लोन, मैंने आपको बोला आईसीआईसीआई बैंक भी चालू कर दिया, तो धीरे धीरे इस तरह की एनबीएफसी लोगों में प्रॉब्लम आएगी अगर बैंकें अपना बिजनेस इस तरह से छोटा छोटा टिकट में चालू कर दे तो। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं कि बेसिकली एनबीएफसी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। रिवीजन स्टार्ट करता हूं। वन इज एनबीएफसी एनडी, जिनका असेट साइज लेस देन 500 करोड़ का है। इसको बोलते हैं ये लोग सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है। एनएसआई, नॉन सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। फिर एक एनबीएफसी एनडी बट एसआई, दे आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट।
इनकी असेट साइड 500, इनकी असेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा है। एंड देन वन इज एनबीएफसी एनडी, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है पर सेविंग अकाउंट एफडी अकाउंट खोल के नहीं, डिपॉजिट इश्यू करके, जो पब्लिक डिपॉजिट बॉन्ड होता है, जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, पब्लिक डिपॉजिट, उस तरह का डिपॉजिट ये लोग इश्यू करते हैं। ठीक है, अब ये ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है, अर्निंग वैल्यू क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन वगैरह क्या होता है, ये सब आप बैठ करके रीड करिएगा। ठीक है, बैंकों का एनपीए के बारे में बात करते हैं। एक मिनट। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का स्टोरी मोर और लेस जो बैंकों में है ना एनपीए होने का, वो सिमिलर स्टोरी एनबीएफसी में भी है। बस थोड़ा सा जो रिलैक्सेशन है वो सबसे छोटी वाली कंपनी को दिया गया है। कौन सी कंपनी को बोलिए? एनबीएफसी, एनडी और एनएसआई, नॉन सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट। हालांकि एनएसआई उसके नाम के आगे लिखा नहीं जाता, बट क्योंकि एसआई के लिए लिखा जाता सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट, तो ये हो गया एनएसआई। उनको क्या छूट है मैं आपको बताता हूं। ये जो देखिए, ओ यहां किया हुआ, तो हाँ यहां किया हुआ, देखो टर्म लोन, डिमांड लोन, बिल वगैरह सब कुछ 6 महीना का इसको बताया गया एनपीए। किसको? एनबीएफसी, एनडी, एनएसआई को। लेकिन बाकी सब जगह पे 3 महीना का कहानी है। तो 3 महीना हम लोग भी तो पढ़े थे ना अभी बैंकिंग कंपनी में, नहीं समझे? बस छोटा एनबीएफसी को बोला गया कि तुम्हारा एनपीए 6 महीना के बाद होगा। ओके, सिमिलरली उसके बाद देखिए हायर परचेज जो असेट होती है ना, हायर परचेज वाली असेट पे अगर किसी, हायर परचेज भी तो फिनांस ही है ना, तो उस पे भी 3 महीना का ही ओवरड्यू होने से वो एनपीए होता है। लेकिन छोटी एनबीएफसी को बोला गया तुम्हारे लिए 12 महीना है। क्या बोला गया? तुम्हारे लिए 12 महीना है। अदरवाइज 3 महीना का एनपीए का रूल एनबीएफसी में भी और बैंकों में भी है। बस एनबीएफसी छोटी वाली में 3 महीना, इन नॉर्मल लोन्स आर 6 months एंड इन हायर परचेज लोन्स इज 12 months। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया ना, थोड़ा देरी से उनका एनपीए बनेगा। अब आता है सर ये लोग प्रोविजन कैसे बनाते हैं? इनके प्रोविजन का कहानी ये है, ध्यान से सुनना बेटा, इनके प्रोविजन का कहानी ये है, रेडी? इनके सबस्टैंडर्ड एसेट जो होते हैं ना, कौन से सबस्टैंडर्ड 3 महीना होते ही जो सबस्टैंडर्ड बन जाता है, उनका जो प्रोविजन का परसेंटेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। हम लोग बैंकों में पढ़ते थे तो वो 15, 20 और 25 था ना। एनबीएफसी में इट्स एवरीवेयर 10%, एवरीवेयर इट इज 10%। तो एनबीएफसी में कंफ्यूजन प्रोविजन बनाने में कम होता है। वो आप 3 तरह का एनबीएफसी है बोल के जो प्रॉब्लम होगी वो होगी, अदरवाइज इट्स इजी। ठीक है, डाउटफुल असेट में 100% प्रोविजन अनसिक्योर्ड पोर्शन पे बनता है, आपको मालूम है। और सिक्योर्ड पोर्शन में बैंकों में अभी अभी मैंने रिवाइज कराया था, 25, 40 और 100 है ना, इनका है 20, 30, 50। क्या बोला? फिर से बोलो। 20, 30, 50 सिक्योर्ड पोर्शन और डाउटफुल एडवांसेस में आप बोर्ड पे भी देखिए और आप सुनते भी रहिए। देखिए यहां दिख रहा है आप लोगों को, वह 20, 30 और 50। लॉस असेट पे बैंकों में भी 100% है और इन लोगों में भी 100% है। स्टैंडर्ड असेट में 25 पैसा और 40 पैसा का जो रूल है ना, वो यहां पे भी है, लेकिन वो डिफरेंटली डिजाइंड है। आओ दिखाते हैं 25 पैसा और 40 पैसा का रूल कैसा है। देखो, जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी एनबीएफसी, वो 40 पैसा का बनाती हैं स्टैंडर्ड असेट पे प्रोविजन, और जो छोटी वाली एनबीएफसी एनडी, वो 0.25% का प्रोविजन बनाती हैं।
तो एक तो क्वेश्चन एग्जाम में एनबीएफसी के प्रोविजन बनाने को लेकर के आता है। 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम 8 मार्क का एक क्वेश्चन एनबीएफसी से आता है, मैक्सिमम। मिनिमम 4 पकड़ लो, कभी कभी नहीं भी आता है। तो उसमें एक प्रोविजन बनाने का क्वेश्चन आता है। बच्चों को इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि बच्चे बैंकें अच्छे से पढ़ते हैं, बैंकों के बहुत सारे सम भी बनाते हैं, और प्रोविजन के परसेंटेज मोर और लेस सिमिलर हैं। नहीं समझे? अब डिफरेंट तो है, देखो स्टैंडर्ड में मैं रिवाइज करा रहा हूं बेटा, स्टैंडर्ड में खाली 10% है, सब स्टैंडर्ड में खाली 10% है। स्टैंडर्ड में 25 पैसा और 40 पैसा है, पर वो एग्री फेग्री करके नहीं है। छोटी कंपनियां 25 पैसा, 0.25%, बड़ी कंपनियां 40 पैसा। लॉस असेट सेम है, डाउटफुल असेट का अनसिक्योर्ड पोर्शन सेम है। डाउटफुल असेट के सिक्योर्ड पोर्शन में 20, 30, 50, तो परसेंटेज बच्चों को याद हो जाता है। इसमें और कोई परसेंटेज भी नहीं है कि लड़ाई हो, झमेला हो। अच्छा, इनका भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलता है, हाँ सिमिलर तरीका है, और इनको 15% मेंटेन करने बोला गया है। हम लोगों का जो 12 करने बोला ना बैंकों में, वो भी 12 क्या, अभी 9 है, 12 तक ले जाना है धीरे धीरे करके। इनमें 15% ही है अभी, ठीक है। अच्छा, ये एनबीएफसी में जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है ये लोग जो हायर परचेज वगैरह में जो लोन देते हैं ना, उसका इन लोगों का अजीब टाइप का प्रोविजनिंग होता है। कौन सा लोन बोलो तो? हायर परचेज का लोन। तो हायर परचेज के लोन में इनका चक्कर क्या है कि अब हायर परचेज में लोन देते हैं तो एक असेट का बैकिंग है, बोलो कैसे? जो लोग असेट लिया है हायर परचेज में, तो असेट तो है ना। आप जैसे मान लो आप गाड़ी लिया हायर परचेज में, तो गाड़ी का तो बैकिंग है ना बेटा, बोलो हाँ है ना। तो असेट की बैकिंग होने की वजह से हायर परचेज के लोन में एनबीएफसी को एक अलग स्टाइल से प्रोविजन बनाने बोला जाता है। जानते हो वो स्टाइल क्या है? वो स्टाइल है कि इनका जितना भी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स, क्या बोला? फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स और ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट जो इनको नहीं मिला, इंस्टॉलमेंट, माइंड माय वर्ड्स, इंटरेस्ट मिलाया हुआ पैसा, खाली प्रिंसिपल वाला पैसा नहीं। अनुपम एक बार नीचे आ जल्दी। इनका जो टोटल इंस्टॉलमेंट जो इनको अभी तक नहीं मिला, वो पहला अमाउंट लिख दिया जाता है। समझे मैं क्या बोला? माइनस वो इंटरेस्ट जो इन्होंने अभी तक पीएल में क्रेडिट नहीं किया। भाई ये इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी है। अब वो इंटरेस्ट अगर मैं माइनस कर दूं जो इन्होंने पीएल में क्रेडिट नहीं किया, तो प्रिंसिपल ही तो आ जाएगा। एक बार एसी बंद करो, कौन सा चल रहा है बताओ मेरे को। तो ये अगर मेरा इंस्टॉलमेंट है और ये मैं इंटरेस्ट विच इज नॉट बीन अक्रूड या विच इज नॉट बीन ट्रांसफर टू पी&एल, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो एक तरह से प्रिंसिपल बकाया आ जाएगा। नहीं समझे? तो एक बार 6 नंबर बंद करो, थोड़ा देर गर्मी लगेगा, फिर मैं कर दूंगा सेटल उसको। तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स विच हैव नॉट बीन कलेक्टेड, ओवर ड्यू प्लस फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स, माइनस इंटरेस्ट दैट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पी&एल येट, माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल ड्यू आ जाएगा, माइनस असेट का डेप्रिसिएटेड वैल्यू। क्या बोला? असेट का डेप्रिसिएटेड वैल्यू, माने जिस असेट के अगेंस्ट में तुमने फंडिंग किया है उस असेट का डब्ल्यूडीवी। तो सर डब्ल्यूडीवी क्या उनकी बुक से मांग के लाएंगे? नहीं, 20% फिक्स रेट से माइनस करना है। माने अगर 4 लाख की असेट है और 2 साल पुरानी असेट हो गई है तो 40% माइनस कर दीजिए, 20% करके। तो आप बोल दीजिए 2 लाख माइनस 80,000, 40,000 करके 2 बार 20%। हाँ ठीक तो बोला, हाँ एसएलएम ठीक बोला ना। तो 2 लाख माइनस 80,000 कितना हो गया? 1,20,000। तो मान लो बेटा कि टोटल इंस्टॉलमेंट जो ड्यू हो गया है और माने जो पैसा नहीं मिला है और फ्यूचर में जो ड्यू होने वाला है, माने टोटल जो पैसा हमको उससे मिलने वाला है वो है मान लीजिए 3 लाख रुपया। इंटरेस्ट जो मैंने अभी तक पीएल में नहीं भेजा
वो है मान लो 40,000 रुपया या 48,000 रुपया, ये माइनस कर दीजिए और असेट का WDV माइनस कर दीजिए। 1,60 भी नहीं, 1,20 न रे, 1,20,000 रुपया। बहुत बार ये सम आता है एग्जाम में, बड़ा सम है, सीए फाइनल में भी बहुत बार आता था। माइनस कर दिए, जो पैसा बचा 1,32, इतने रुपए का सीधा प्रोविजन बना दीजिए। हाँ, पूरा प्रोविजन बना दीजिए। एक तरह से अनसिक्योर्ड मान लिया रे इसको, एक तरह से ये अनसिक्योर्ड पोर्शन मान लिया। एक तरह से ये वाला पैसा अपना लोन गिवन है भाई, इसमें से इसको माइनस कर दे तो प्रिंसिपल ही तो हो गया ना एक तरह से। ये हम लोग का लोन गिवन हो गया और ये मशीन का WDV हो गया, तो इतना रुपया का सीधे प्रोविजन बन जाता है। लेकिन इसके बाद ना एडिशनल प्रोविजन भी बनते हैं, और जो एडिशनल प्रोविजन बनते हैं वो इसी 1,20,000 पे ही बनते हैं। जो नेट बुक वैल्यू नहीं बोलता था मैं, एसेट भी तो यार कम दाम में बिकेगा, उसका भी तो एक तो अजीब सा झमेला होता है, तो वो नेट बुक वैल्यू का भी एक तो प्रोविजन बनता है, उसका यहां पे लिस्ट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ये 3 सम, एक बेसिक प्रोविजन वाला 25%, वो जो 20, 30, 50 वाला वो, एक ये वाला 1,32,000 रुपया वाला, ये टोटल पैसा जो मिलना बाकी है, ये इंटरेस्ट जो मैंने PL में क्रेडिट अभी तक नहीं किया, और ये WDV ऑफ द एसेट एट द रेट ऑफ 20% SLM माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आएगा वो प्रोविजन बनाना है। और हायर परचेज एसेट में एक एडिशनल प्रोविजन बनता है, ये वाला, ये देखो लिस्ट है बहुत सुंदर सा, बहुत बार ये सम आया, बाप रे तुम लोग की इंटर में तो मत ही पूछो, खाली इस पे सम आता है। जो भी नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, देख इधर, ये इतने एडिशनल प्रोविजन है। 1,32,000 का जो प्रोविजन बनेगा वो तो बनेगा ही, प्लस ये वाला हायर परचेज एसेट पे ही, उसी वाले एसेट पे ही जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। देख एडिशनल प्रोविजन क्या है, इधर देख ढंग से। अगर ओवरड्यू 12 महीना के अंदर अंदर है तो एडिशनल प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, 1,32 तो बनेगा, एडिशनल कुछ मत बनाइए। अगर ओवरड्यू 12 महीना से ज्यादा हो गया है पर 24 महीना से ज्यादा नहीं हुआ है, ओवरड्यू मतलब समझे तो डिफॉल्ट पीरियड, डिफॉल्ट पीरियड 12 महीना से ज्यादा हो गया पर 24 महीना क्रॉस नहीं किया है, तो 10% ऑफ द नेट बुक वैल्यू, ठीक है। 24 से 36 40% ऑफ द नेट बुक वैल्यू, 36 से 48 70% ऑफ द नेट बुक वैल्यू, 48 से ज्यादा 100% ऑफ द नेट बुक वैल्यू। 48 महीना से ज्यादा ओवरड्यू हो गया माने अब हाँ नहीं मिलेगा पैसा वैसा, अब नहीं है कुछ भी। हाँ असेट ले लीजिए फिर बेच दीजिएगा, प्रोविजन आपको बना लेना पड़ेगा। असेट तो आप ले ही लेंगे, रिपोजेशन तो हम लोग करेंगे ही रे बाबा, वो थोड़ी छोड़ेंगे, पर सिक्योरिटी के हिसाब से प्रोविजन बना करके रख दीजिए। बैंकों में प्रोविजन नहीं बनता था, मैंने आपको स्टोरी सुनाई होगी जरूर कि 20 साल पहले जब मैं छोटा था, स्टूडेंट था, या मान लो और 25-30 साल और 5 साल पीछे कर दो, तो बैंकों में क्या प्रॉब्लम हो रही थी ना बेटा, बैंकों में NBFC में सब में, कि ये लोग के प्रॉफिट बहुत है, इनके पास पैसा नहीं है। प्रॉफिट बहुत है, पैसा नहीं है। एनालिसिस जब किया गया अंदर जाकर तो देखा गया ये लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट ठीक से बनाते ही नहीं है। अकाउंट NPA होके रखा है, NPA होके रखा, आदमी इंटरेस्ट दे नहीं रहा है, ये लोग उसके ऊपर भी इंटरेस्ट इनकम लिखते ही जा रहे हैं। वो आदमी तो 2-3 साल से इंटरेस्ट दिया नहीं है, पर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जोड़े जा रहा है। जो आदमी पिछला साल का ₹1,00,000 नहीं दिया, अब तुम वो बोलेगा हम 2 लाख नहीं देंगे, फिर अगला साल बोलेगा को 3 लाख नहीं देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहे हैं? तो RBI पहले आकर के साला यहां पे फुल स्टॉप लगाया, NPA पे इंटरेस्ट इनकम नहीं लिख सकते, NPA पे प्रोविजन बनाना होगा। नहीं समझे? अब ये लोग का कोई रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा, जिसको एडवांस दिए पैसा वापस ही नहीं मिल रहा, तो लिक्विडिटी है नहीं, प्रॉफिट बहुत है, प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? साला बैड डेट वगैरह जिसको बैड डेट लिखना चाहिए उसका तुम इनकम लिख रहे हो। जिस आदमी के अगेंस्ट में तुमको लॉस लिखना है, तुम उस आदमी का इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगा लिख रहे हो। तो ये सब चीजें पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में सुधरी हैं इंडिया में, पहले बहुत बिगड़ी हुई थी।
ओके तो ये जो स्टोरी है ना बेटा, एक मिनट, ये जो स्टोरी है ना, देखिए मैं आपको 3 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं बाद में बात करूंगा। एक तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, एकदम बेसिक प्रोविजनिंग वाला, एकदम बेसिक प्रोविजनिंग वाला। ये देखो इधर मेरा बोर्ड में देखो, अगर आपके पास बुक है तो बुक भी देख सकते हो, नहीं तो यहीं पे देखो ना, क्योंकि आप बच्चे तो यहीं पे देखेंगे ना। ये देखो स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मोर देन, वो लॉस असेट, नहीं समझे? अब इसमें एक तो बनाने बोला नॉन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट पे, एक तो बोल दिया सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट पे। फर्क खाली 40 पैसा और 25 पैसा वाला है, बाकी तो सारे परसेंटेज तो प्रोविजन के सेम ही है। तो एक तो ये वाला सम बहुत पॉपुलरली बहुत बार आता है, ये वो हायर परचेज वाला असेट वाला, हाँ हायर परचेज असेट वाला। हाँ स्टडी मॉड्यूल में भी है, मैंने अपने क्लास में भी करवा रखा है, आप अच्छे से जाकर के इसको बना करके जाइएगा। डायरेक्ट सम आता है, हर बार आता है। और ये देखिए नेट बुक वैल्यू वाला सम, जो अभी अभी बोले हम, अप टू 12 महीना नील, 12 से 24 10%, 24 से 36 40%, 36 से 48 70, है ना? 48 से ज्यादा होने से कोई छूट गया एक तो, ठीक है? वेरी गुड, हमको तुमने अच्छा चीज बोला, आगे से याद रहेगा मुझे। 30 का डिफरेंस है। अब यहां देखो, ये एलसीडी टेलीविजन हायर परचेज में फंडिंग किया है, यहां देखने से पता चल जाएगा एसेट का फंडिंग होगा, हायर परचेज माने एसेट का फंडिंग होगा। यहां देखो पीरियड ऑफ ओवरड्यू 12 महीना के अंदर अंदर वाला है। यहां देखो इंटरेस्ट अमाउंट, ये बेकार है, ये वाला अमाउंट इंपॉर्टेंट है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट आउटस्टैंडिंग। आप बताइए इस अमाउंट का कितना प्रोविजन बनाएंगे? 0। तो ये जो 20123 है ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0%, ये 0। लेकिन ये देखिए 24 महीना, अप टू 24 महीना, ये 12 से 24 वाला हो गया 10%, ये 40%, ये 70, और ज्यादा वाला होगा तो 100% भी हो जाएगा। तो ये 3 सम एनबीएफसी के धंधे में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। एनबीएफसी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मैंने बताया 15%। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिमिलर टाइप का रखोगे, जो बैंकों में 12 है, वो भी अभी 9 है, 9 से 12 करने का प्लानिंग है इन लोगों का धीरे धीरे अगले 3 साल में, और ये 15। और 2 सम देखो ये वाले आते हैं, क्या है देखिए, टीयर 1 कैपिटल निकालना, जिसको ओन्ड फंड बोलते नहीं है क्या? एनबीएफसी में एक प्रॉब्लम है, एनबीएफसी की प्रॉब्लम ये है कि अगर एनबीएफसी अपने ग्रुप कंपनी को लोन देती है या अपने ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं, तो अपने ओन्ड फंड का अगर 10% से ज्यादा देती है ना उनको लोन, तो उसको माइनस कर दिया जाता है और तब नेट ओन्ड फंड निकाला जाता है। सर मतलब फिर से बोलिए, मैं बोलता हूं ध्यान से। टीयर 1 कैपिटल क्या होता है बताइए? अभी अभी बैंकिंग में पढ़े थे, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट, बोला था ना। अब इस वाले सम में आप देखो कैपिटल प्लस रिजर्व कहां है? 500 और 100 600, माइनस इंटेंजिबल या फिक्टिशियस एसेट कौन सा है? तो ये फिक्टिशियस है ना, तो माइनस कर दीजिए 200, तो कितना हुआ? 400। इस 400 को बोलिए दिस इज माई ओन्ड फंड। क्या बोलेंगे? ओन्ड फंड, अपना पैसा, धर्म का पैसा, मेरा पैसा। ये टीयर 1 कैपिटल बन रहा है। टीयर 1 सर बन गया? नहीं, इसमें एक लफड़ा है, इसमें लफड़ा है इन लोगों के एनबीएफसी में। लफड़ा क्या है? ये लोग इस 400 का 10%, 40 से ज्यादा अपने ग्रुप कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ना उनको लोन दे सकते हैं, ना उनमें इक्विटी खरीद सकते हैं। 10% तक कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा कर दिए ना तो इनका नेट ओन्ड फंड माइनस हो जाता है 400 से। तो अब देखो इसने अपनी ग्रुप कंपनियों में कितना इन्वेस्ट करके रखा है? 100 और 100, 100 और 100, 200। तो 200 अगर कर रखा है, 40 तक अलाउड है, तो 160 इन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया।
उस 160 को 400 से माइनस कर देना पड़ेगा। वो बोला जाता है कि आप झूठ मूठ का अपने ही दोस्तों यारों को ही लोन दे दिए, अपने घर की कंपनियों में लोन दे दिए, तो नेट ओन फंड छोटा हो गया। ये जो नेट ओन फंड है ना बेटा, ये टीयर 1 कैपिटल है। टीयर 2 कैपिटल इन लोगों का भी वैसे ही निकलता है, वो सबऑर्डिनेटेड डेट वगैरह नहीं पढ़ते थे बेटा, वैसे ही रिस्क वेटेड एसेट भी वैसे ही निकलता है, तो उसके ऊपर ज्यादा बहस करने का नहीं है। ये भी सम बहुत बार आता है, यही वाला सम 4, 6, 8 जितना का आ जाए यार, 6 मार्क्स तो मिनिमम आता है। नहीं, थोड़ा और आइटम दे दिया बढ़ा चढ़ा करके, उसको मैनेज करना और क्या। बट सुनना, लेट अस नॉट टॉक की क्या इजी क्या डिफिकल्ट है ना, लेट अस प्लान सम मोर मॉक टेस्ट वगैरह। पिछला बार तो आप लोग दिए नहीं ठीक से, इस बार अच्छे से मॉक टेस्ट दीजिए, और लूंगा मैं। दुर्गा पूजा में प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से, कॉन्फिडेंट होइए, आके दीजिए, पेपर लिखेंगे तब पता चलेगा प्रिपरेशन में कहां कमी है। बट एक बार मैं इसको कंप्लीट करता हूं एनबीएफसी को। एक एनबीएफसी में क्वेश्चन का पैटर्न है ये वाला, इनके जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या एनबीएफसी के जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर का रूल लगता है। अब तो एनबीएफसी इंड एस में घुस जाएंगी, बड़ी एनबीएफसी इंड एस में इन्वेस्टमेंट का अलग ही स्टाइल का अकाउंटिंग है, ये नहीं चलता वहां पे, नहीं समझे। बट क्योंकि आपके इंड एस नहीं है, आपके एग्जिस्टिंग एस ही चलता है, तो इनके यहां क्या प्रॉब्लम है मालूम, ये लोगों को ना कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर जो करना पड़ता है ना, वो कैटेगरी वाइज करना पड़ता है। क्या बोला, फिर से बोलो, कैटेगरी वाइज। जैसे आप यहां देखिए, इक्विटी शेयर इज ए कैटेगरी, म्यूचुअल फंड इज ए कैटेगरी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ए कैटेगरी। अगला खुद ही कैटेगरी कर दिया, कैटेगरी माने क्लास ऑफ असेट, कैटेगरी मींस क्लास ऑफ असेट। तो ये लोग ना जब इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन करेंगे ना, तो इस कैटेगरी के अंदर जितने भी शेयर होंगे ना एक कैटेगरी में, उसका कॉस्ट ऐड कर देंगे, उसका मार्केट प्राइस ऐड कर देंगे, और विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करेंगे, यानी 271 पे वैल्यू करेंगे। यहां देखिए 50 और 36 पे वैल्यू करेंगे। यहां देखिए 90 और 92 पे वैल्यू करेंगे। अब इसमें एक तो घटिया सा ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं कि इसके अंदर देखो, हाथ इसके अंदर अगर किसी का कॉस्ट छोटा, किसी का मार्केट प्राइस छोटा, तो आपस में एडजस्टमेंट पॉसिबल है कि नहीं, है ना, इसके अंदर तो ही। अरे देखना, यहां पे देख मार्केट प्राइस बड़ा है, और यहां पे देख कॉस्ट प्राइस बड़ा है, नहीं समझे। तो इसके अंदर का तो लॉस प्रॉफिट एडजस्ट हुआ ना, लास्ट में तो कॉस्ट पे लिए ना, इसको थोड़ी 4 पे लिए, अल्टीमेटली तो 20 पे ही लिए ना, तो अंदर का तो प्रॉफिट लॉस तो एडजस्ट हो ही रहा है ना। तो कैटेगरी के अंदर जो नेम ऑफ द स्क्रिप्ट है, उसके अंदर का प्रॉफिट लॉस आपस में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन दो कैटेगरी का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट नहीं होता है। तो ये बात उन्होंने अलग से क्वेश्चन कई बार ये लोग बनाते हैं। तो ये 5 टाइप का क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया, ये ज्यादातर एग्जाम में आता है, लेकिन क्योंकि स्टोरी है अब कचरा से। ये देखो, एन एनबीएफसी मस्ट हैव ए मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 200, अभी तो 200 लाख है, 2 करोड़, मैं 200 करोड़ बोल रहा था ना, हाँ 2 करोड़, मैं 200 करोड़ बोल रहा था, हाँ 2 करोड़ ही, अभी भी 2 करोड़ ही है, करोड़ बोला हूं मैं, 200 लाख है। 2 करोड़ रुपए से एनबीएफसी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम सोचो ना 2 करोड़ से क्या, तो एनबीएफसी किसको तो लोन दोगे 2 करोड़ रुपया में, रुपया तो चाहिए, कितना पैसा होगा बजाज फिनांस के पास अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, और मुझे कोई खास बात इस पे नहीं बोलना है, खाली एक ही लाइन बोलूंगा मैं कि मेरा ये जो 5 पेज है ना, इसके अंदर समझ रहे हो, 26, 27, 28, 29, 30,
हाँ नहीं 5 ही पेज है, मैं ऐसे तो बुक में तो बहुत है, हम उसको 5 पेज में कंपाइल करके दिए हैं। अब जैसे देखो ना इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, अब लोग थ्योरी लिख के दे देगा, बोलेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन ऑफ एनबीएफसी। तो अब ये 2 लाइन और यहां पे सब एग्जाम्पल, रोड के ऊपर लोन दिया, हाईवे को लोन दिया, पोर्ट बनाने के लिए लोन दिया, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया, टेलीकॉम सर्विसेज के लिए लोन दिया, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लोन दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए लोन दिया। तो ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, नहीं समझे? जैसे ये एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, किसी भी जगह मैंने इन्वेस्ट किया है, उसका अर्निंग वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? क्या शेयर? अर्निंग वैल्यू पर शेयर। अर्निंग वैल्यू पर शेयर का कॉन्सेप्ट हुआ बेटा, जो आप एफएम की क्लास में, एफएम की क्लास में ये वाला फॉर्मूला याद है, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू ईपीएस बाई के। एक शेयर का वैल्यू इज इक्वल टू ईपीएस बाई के, आप लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, P0 इज इक्वल टू E1 बाई के, उसको बोलते हैं अर्निंग वैल्यू। तो पहले आप उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकाल लीजिए, अर्निंग, उसके लिए पैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करना होगा, पैट डिवाइडेड बाय वही पफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। पफेस में अगर कोई नॉन रिकरिंग या गंदा गंदा आइटम है तो हटा देना पड़ेगा, तो अर्निंग आ गया। अब उसमें जो के ही लेंगे ना बेटा डिवाइड करने के लिए, इसको याद रखना है। देख, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर का वैल्यू निकाल रहे हो, मान लो यू हैड इन्वेस्टेड इन लार्सन एंड टूब्रो, से लार्सन एंड टूब्रो इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 8% से। अगर आप किसी ट्रेडिंग कंपनी का निकाल रहे हो, जैसे डी मार्ट ट्रेडिंग करता है, 10% डिवाइड करना होगा 10% से, तो अर्निंग वैल्यू पर शेयर आएगा। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का या फिनांस कंपनी का निकाल रहे हो, एनबीएफसी का, 12%। अगर किसी कंपनी का ईपीएस ही 0 है, बोलो अगर यही 0 है तो वैल्यू ही 0 आ जाएगा, तो उसका अर्निंग वैल्यू ही 0 आ जाएगा। वो बातें यहां पे लिखी हुई हैं। अब ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऐसी ब्रेकअप वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग जिसको नेटो नहीं बोलते, असेट माइनस लाइबिलिटी, तो उसको कैपिटल प्लस रिजर्व भी तो बोल सकते हैं। असेट माइनस लाइबिलिटीज कैपिटल प्लस रिजर्व, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, उसमें वो मत लेना, क्या नाम, रिवैल्यूएशन रिजर्व मत लेना, और इंटेंजिबल असेट को माइनस कर देना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर नहीं बोलते थे, उसी को ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर बोलते हैं। तो ये सब का शॉर्ट नोट कई बार आ सकता है। ये बोल सकता है 3 तरह की एनबीएफसी का नाम बताओ, तो इसमें 500 करोड़ रुपया वाला वो बात लिखना जरूरी है। ओके, यहां पे ना ये प्रोविजनिंग रूल्स लिखा हुआ देखो, तो काट के मैंने प्रूडेंशियल नॉर्म्स कराया है क्या? प्रोविजनिंग नॉर्म्स तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, यहां सम प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इसको या तो काट दो इस पूरी लाइन को, नहीं काट दो, छोड़ दो, नहीं अरे प्रोविजन तो सारे लोग बनाते हैं भाई। पेज 26 ये वाला लाइन, एक लाइन कट के भी क्या आनी जानी है बेटा। इधर देखो, एनबीएफसी में जो टीयर 1 कैपिटल है, टीयर 1 टीयर 2 मिला के 15% बोले थे ना एनबीएफसी में, खाली टीयर 1 10% रखना पड़ता है मिनिमम। टीयर 1 टीयर 2 मिला के 15% रखोगे ना एनबीएफसी का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसमें टीयर 1 मिनिमम 10 होना चाहिए। हाँ, मान दोनों जगह चेक करना और क्या। सो विद दिस अपने तरफ से एनबीएफसी का रिवीजन अपन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अनुपम एक बार तुम बंद करो इसको, क्लास को।